नमस्कार बच्चों। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर ब्रिजभूषण पांडे। आज हम हमारा फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और सब बढ़िया। और अपना जोश वगैरह बनाए रखिएगा। बायो आपका बढ़िया चल रहा होगा। केमिस्ट्री चल रहा है और आपके लिए हम फिजिक्स के बेस्ट फैकल्टी का मतलब बस आने वाले ही हैं। मोस्ट प्रोबेबली 15-16 अगस्त तक आ जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको सीखना है तो उसको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम देंगे तो सब्जेक्ट आपको जरूर आएगा। ठीक, हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें आप लोग एक काम करिएगा कि आप इसका फार्मूला सीट बना लीजिएगा। अगर आप लोग नहीं बना सकते तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम बनवा देंगे। उसके बाद में हम आज देखते हैं क्वेश्चंस। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चन हैं। और बाकी टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं। ये मिक्स टॉपिक का क्वेश्चन है, ये आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। तो देखो, परसेंटेज मास आपने पढ़ा है। ओके, देखो H2O में पूछा, पहला ऑप्शन देखते हैं वाटर H2O, सेकंड ऑप्शन है CO2, तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा है एथेनॉल। इन सब में आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में किसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है। तो देखो, परसेंटेज हम कैसे निकालते थे, ऐसे वेट ऑफ गिवन एलिमेंट, एलिमेंट अपॉन टोटल वेट N/100। यही करना था ना। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, वाटर है। वाटर का टोटल मोलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास 18 होगा। और ऑक्सीजन का कितना होगा, 16। तो ऑक्सीजन का पूछ रहा है परसेंटेज बाई मास, तो ऊपर क्या पुट करेंगे, 16। टोटल कितना हो जाएगा, 18 वाटर का, N/100। ठीक, तो ये आपका जाएगा 18×5 = 90। 18×5 = 10, 5.5, 16×5 = 80। मतलब ये 80% समथिंग आएगा। ठीक है, ऐसे रफली सॉल्व करते हैं क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं बताना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और एलिमिनेट करना है। तो ऐसे ही आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या होगा, CO2। अब देखना है यहाँ पे, CO2 में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 32। कार्बन कितना होगा, 12 होगा। टोटल कितना हो जाएगा, 44। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑक्सीजन, मतलब टोटल ऑक्सीजन के वेट को ऊपर और टोटल मॉलिक्यूल के वेट को नीचे, × 100 करना है आपको। तो सेकंड ऑप्शन में क्या हो जाएगा बताओ, वेट ऑफ गिवन एलिमेंट, मतलब ऑक्सीजन का क्वेश्चन में पूछ रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने आइटम है, दो। एक ऑक्सीजन का कितना वेट होता है, 16। तो 2 करेंगे तो कितना होगा, 32। तो 32 अपॉन क्या हो जाएगा, 44। ये 44 कहाँ से आया, 44 है हमारा CO2 का मॉलिक्यूलर वेट, N/100। तो ये हमारा आएगा 44, 2 जा आएगा 88, मतलब ये 32, 64 समथिंग। ये 44 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। ये हमारा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ऑक्सीजन के एटम है, 3। यहाँ पे तीनों का वेट पुट करना है। एक का ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 3 का कितना हो जाएगा, 16 × 3 48। तो 48। अब कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 100 × 100। ये कट गया तो कितना आएगा, ये 48%। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा, एथेनॉल। तो एथेनॉल का टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, कार्बन कितना है, 2 है तो 2 × 12। हाइड्रोजन कितना है, 6 है तो 6 × 1। और प्लस कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 1 × 16। ये हमारा कितना हो जाएगा, 24 + 6 + 16, 24, 16,
30 10 40 46। एथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 46, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1 है, तो 16 ही हो गया। तो इसका हो जाएगा हमारा 16/46 इंटू 100। तो ये समथिंग कितना आएगा 32 के पास आएगा, 32% के आसपास आएगा। अब देखो आपका आंसर क्या जाना चाहिए, बोल रहा है कि हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। तो आपका आंसर क्या होगा, ये 80%, 64%, 48%, 32%। तो हमारा आंसर कौन होगा, फर्स्ट। ठीक, कैसे आया पता चला ना। देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास पूछा गया था। तो हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का वेट को ऊपर पुट करेंगे, टोटल मॉलिक्यूलर वेट को नीचे इंटू 100 करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा वाटर था, वाटर में ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के वेट को 16/18 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो समथिंग 80% आएगा। सेकेंड ऑप्शन है, ऐसे हमने चेक किया, इसका 64% आया। थर्ड ऑप्शन 48% आया, और फोर्थ ऑप्शन हमारा 32% आया। तो ज़्यादा कौन सा परसेंटेज है, वाटर में, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या गया, फर्स्ट। गॉट इट। देखो बच्चे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते तो आपको एग्जैक्टली ये नहीं बताना है 80 पॉइंट ये परसेंट, अल्टीमेटली ये करके आपको क्या बताना है, ऑप्शन ही तो बताना है ना। तो आप रफली ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। आप ये भी नहीं कर सकते, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जनरली इसका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट टोटल पुट करें, और आप कंपेयर कर ले कौन सा ज़्यादा होगा, वहीं से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, बट गलती ना हो इसलिए सॉल्व करवा दिया गया पूरा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम एसिटेट required to make 200 ml of 0.245 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मास आपको दे दिया है सोडियम एसिटेट का 42 ग्राम पर मोल। ऑप्शन है 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम। तो देखो यहाँ पे मास पूछ रहा है कितना होगा, आपको वॉल्यूम प्रोवाइड कर दिया गया है और मोलरिटी प्रोवाइड कर दिया गया है। सॉल्यूशन, देखो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लिखिएगा गिवन डेटा आपके पास क्या क्या है। तो गिवन आपको क्या है, गिवन हमको क्या है, मोलरिटी कितना दिया है 0.245। ठीक, मोलरिटी हमको गिवन दिया है, और वॉल्यूम हमको दिया है कितना 200 ml। ठीक, ये समझ में है। अब आपको बताना है वेट, मास बताना है। तो मोलरिटी का हमारा फार्मूला क्या था, मोलरिटी के डेफिनेशन पे चलते हैं। मोलरिटी का डेफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बच्चे देखना, मोलरिटी में क्या था 1 kg सॉल्वेंट, बट मोलरिटी में क्या है 1 लीटर सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे मोलरिटी और वॉल्यूम दे दिया, मतलब अगर हमारा मोलरिटी का फार्मूला ये था, देखो नंबर ऑफ मोल्स को एन से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम इन लीटर, ये वाला हमारा फार्मूला था मोलरिटी का। तो यहाँ पे मोलरिटी भी हमको पता है और वॉल्यूम भी हमको पता है, मतलब हम अपना मोल निकाल सकते हैं। और मोल निकालने के बाद में चाहे आपसे वेट पूछा जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा जाए, या वॉल्यूम पूछा जाए, तीनों का तीनों आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मोल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। देखो इस फार्मूले का और हमने एक्सटेंशन भी किया था कि अगर एन दिया है, मतलब मोल दिया है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट पुट करके आंसर निकालेंगे। लेकिन मोल की जगह पे वेट दिया है तो क्या करेंगे, वेट बाई मोलर मास, तो भी मोल आ जाएगा। और वॉल्यूम अगर ml में है तो उसको कन्वर्ट करके हम लीटर में करके पुट करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हम मोलरिटी की जगह पे क्या पुट कर दें 0.245। ठीक, एन आपको निकालना है, और वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा N2000 ऊपर, बाई वॉल्यूम हमारा कितना है 200 ml। तो बताइए 5 बार जाएगा, और एन हमारा कितना आएगा 0.245 बाई 5। तो देखो ये हमारा क्या आ गया, मोल आ गया। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मास। बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने 1000 इसलिए लाया है क्योंकि अगर वॉल्यूम ml में दिया है, इसको लीटर में कन्वर्ट करें, तो चाहे आप नीचे डिवाइड बाई 1000 कर दें या ऊपर मल्टीप्लाई इंटू 1000 कर दें, बात एक ही है। अब देखिए आप, तो मोल हमारा कितना आया, मोल हमारा आया 0.245/5। अब देखो इसको सॉल्व यहीं पे मत करिएगा, अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, क्योंकि आपको वेट बताना है। तो मोल को हम किसके बराबर पुट कर सकते हैं, वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट।
ठीक, अब आपको वेट निकालना है, और मॉलिक्यूलर वेट आपको किसका दे दिया है, सोडियम एसीटेट का कितना दे दिया है, 82 दे दिया है। तो बताओ वेट आपको निकालना है, यहाँ पे क्या पुट कर दें, आप एक्स पुट कर दें, नहीं पता है हमको, और मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है कितना है, 82 ग्राम है। निकाल लो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0.245 इंटू 82/5। देखो जिसको नहीं आता है ध्यान दीजिएगा, मोल का फार्मूला हमारा क्या होता था, मास बाई मोलर मास। अब मोल की जगह पे हम पुट कर सकते हैं ना 0.245 डिवाइड बाई 5। ये आया कहाँ से, हमने मोलरिटी इंटू वॉल्यूम किया, फिर हमारा ये मोल का आंसर आया। अब मोल को हमने किसके बराबर पुट किया, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट हमको नहीं पता है तो एक्स पुट कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है 82 पुट किया। अब ये मॉलिक्यूलर वेट कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। एक्स को हमने यहीं पे रोक लिया क्योंकि हमको यही चाहिए अपने आंसर में, तो ये हमारा ये आया। अब इसको सॉल्व कर लो आप। 0. इसको ऐसे करेंगे अगर हम, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 245 इंटू 82 अपॉन 1000 इंटू 5, ये आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5245 डिवाइड इंटू 82, 16 × 85। चलो ठीक है, इसको काट देते हैं, 82 है तो 16 से काटते हैं, 16 × 85, 5 बार जाएगा, 2 बचेगा, 5.4 मतलब, हाँ 5.4, 245 इंटू 5 करते हैं, 245 इंटू 5, टू नहीं, 3, 245 इंटू 16, 35 के 0, 7 × 24, 3 7 12, 14, 1 5 1 4 1 2, 0 7 3 10 2 12 के 2, 4 8 9 2 1 3। हमारा आंसर कितना आया, एक्स इक्वल टू कितना आया, 3920 डिवाइड बाई क्या आएगा, 1000। ठीक है 1000, मतलब ये हमारा कितना आएगा, 3.9 ग्राम। अब बताओ, देखो ये रफली क्वेश्चन सॉल्व किया गया है तो कितना आंसर आया आपका, 3.9 ग्राम। तो ऑप्शन क्या है, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम। तो आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा। अब देखो, अगर ये हमारा आंसर 3.5 के नीचे होता तो हमारा आंसर क्या आ जाता, 3, क्योंकि हम राउंड ऑफ करके कितना लाते, 3 लाते। लेकिन अभी हमारा आंसर क्या है, 3.9, मतलब क्या मान सकते हैं आप, 4। मतलब अगर पॉइंट के बाद में 5 को अगर आप इलिमिनेट कर रहे हो तो अगर वो 5 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, 1 से बढ़ा देंगे, 5 से कम है तो छोड़ देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर आप 5 को ही इलिमिनेट कर रहे हो तो हम क्या देखेंगे, ऑड और इवन देखेंगे। अगर ऑड है तो 1 से बढ़ा देंगे, इवन है तो छोड़ देंगे। ये होता है राउंड ऑफ का टेक्निक, जो कि आपको समराइज कर दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 ग्राम। ठीक, वैसे इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी 4 ग्राम ही आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है 5.6 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी वेट इक्वल टू 8 ग्राम, द वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज। यहाँ पे आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा, ये दे के वेपर डेंसिटी पूछ रहा है, कहाँ से लाएंगे। तो याद करिए, हमने आपको बोला था कि अगर कहीं पे मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है, अगर मॉलिक्यूलर वेट इज नॉट गिवन, देन हम क्या करते थे, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मतलब मॉलिक्यूलर वेट हमारा क्या होता था, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। अब अगर आपको वेपर डेंसिटी पूछ रहा है तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अप बाई 2। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपको अब यहाँ से क्या पता चला कि सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन से हमको कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर वेट पे पहुंचना है। तो देखते हैं सोल्यूशन। गिवन क्या है आपको, गिवन गिवन है हमको वॉल्यूम, किसमें दिया है, लीटर में कितना दिया है, 5.6 लीटर। ठीक, और वेट हमको दिया है 8 ग्राम। ठीक, अब बताओ,
वॉल्यूम दिया है, वेट दिया है, आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो हमारा सबसे पहला क्या होगा, पूरे चैप्टर में सबसे सबसे मेन फोकस आपको करना है मोल निकालने में। अगर आपका मोल निकल गया तो पूरा क्वेश्चन निकल गया। अब देखते हैं। तो हमको पता है मोल इक्वल टू क्या था हमारा, मास बाई लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट मास, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। बच्चे ध्यान देना, हमने मोल के 3 फार्मूले पढ़े हैं, तीनों का आपस में कोरिलेशन हमने बताया है। पहला फार्मूला क्या था, मास बाय मोलर मास। सेकंड फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ एंटिटीज, जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ जाएगा, एटम भी आ जाएगा, जो भी निकाल रहे हैं आप वहाँ पे वो होगा, डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर होगा, जिसका वैल्यू 6 × 10⁻23 था। और तीसरा फार्मूला था हमारा वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। ये वाला फार्मूला कंडीशन था कि ये दो जगह अप्लाई होगा, गैस होना चाहिए और एसटीपी पे। तो यहाँ पे देखो गैस भी दे दिया है क्वेश्चन में और एसटीपी भी दे दिया है, ठीक है, मतलब ये वाला फार्मूला लग सकता है। अब आप बोलोगे सर सेकंड फार्मूला क्यों नहीं लगाया आपने, क्योंकि सेकंड फार्मूले का कोई भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, ना ही आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ना मॉलिक्यूल्स, ना ही एवोगाड्रो नंबर के बारे में बात कर रहा है, इसलिए हमने सेकंड फार्मूले को नहीं लगाया है। फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन देख रहे हैं। अब देखो मास आपको गिवन है 8 ग्राम, वॉल्यूम इन लीटर 5.6, 22.4 आपको पता है, तो मोलर मास नहीं निकल आएगा, निकल आएगा। यहाँ से पुट करते हैं, मास कितना हो जाएगा हमारा 8 ग्राम, मोलर मास हमको नहीं पता है x, वॉल्यूम इन लीटर हमको पता है 5.6, और यहाँ पे 22.4। अब बताओ 5.6 को अगर हम डिवाइड करें 22.4 तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 6 चौका 24, मतलब ये 4 बार से कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इससे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 32। मतलब हमारा मोलर मास कितना आ गया, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, मोलर मास 32 आ गया ग्राम पर मोल, ये आ गया ना। अब हमको ये पता है कि वेपर डेंसिटी हमारा होता क्या था, वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा हमारा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, तो वी हमारा क्या आ गया, 32 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 16। है ऑप्शन में, हाँ है बी। सुनना फिर से क्वेश्चन में, बच्चे यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ये कैसे आया। तो हमने मोल का रिलेशन लगाया क्योंकि हमको गिवन था वेट और वॉल्यूम। हमने फर्स्ट और थर्ड रिलेशन लगाया। पहला रिलेशन हमारा मास बाय मोलर मास, सेकेंड हमारा वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये हमको निकालना था। इसको हमने यहाँ पे एक्स पुट कर दिया, वेट की जगह पे 8, ये 5.6, ये 22.4। अब देखना 5.6 और 22.4 में क्या है, 5.6 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.4 ही आएगा। कैसे करेंगे देखना, अगर 20 होता तो 5 चौका 20, और 0.6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 2.4, तो आ गया ना 22.4, ठीक। तो ये हमारा 4 से कट जाएगा। अब देखो x को हमने यहीं पे रोका, तो ये कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 × 4 कितना आएगा 32, हमारा मोलर मास आ गया 32। अब हमको रिलेशन पूछ रहा था, मोलर मास क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है वेपर डेंसिटी। तो हमको पता है कि मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2। मॉलिक्यूलर वेट 32 था, डिवाइड किया आपने 2 से, कितना है आपका आंसर 16, ठीक है। गॉट इट। एक बार और बोल रहे हैं आप, फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूला शीट्स जरूर बनाइए, फार्मूले को रोज रिवाइज करिए। अगर आपका फार्मूला टिप्स पे है तो फिजिकल केमिस्ट्री टिप्स पे है, ठीक। ये देखिए, द नॉर्मेलिटी ऑफ अ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H3PO4। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन उन्हीं से सॉल्व होगा जिनको एन फैक्टर पता होगा, और एन फैक्टर हमने अपने थर्ड क्लास में किया था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए, यहाँ पे लिख देते हैं हम नोट, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है देखते हैं यहाँ पे।
तो हमारा नॉर्मेलिटी को एन से हम डिनोट करेंगे। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हमने आपसे आपको रिवाइज किया था, मैंने क्या बोला था कि बोरिक एसिड का एन फैक्टर कितना होगा 1, लेकिन जबकि उसका फार्मूला क्या होता है H3BO3। एसिड, एसिड के केस में हमने क्या बोला था कि एन फैक्टर आप कैसे निकालोगे, तो एसिड का हमको पता होना चाहिए बेसिसिटी, और बेसिसिटी होता क्या है, नंबर ऑफ H प्लस डोनेटेड बाय 1 मोल ऑफ एन एसिड। 1 मोल एसिड कितना H प्लस डोनेट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। और हम निकालते हैं एसिड के केस में बेसिसिटी, और बेसिसिटी हमारा होता है कि 1 मोल एसिड कितना H प्लस डोनेट किया। बेस के केस में हम निकालते हैं एसिडिटी, वो क्या होता है हमारा 1 मोल बेस कितना OH माइनस डोनेट किया। बट यहाँ पे सिंपल ट्विस्ट होता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे बोरिक एसिड, वहाँ फार्मूले में क्या H3BO3। अब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन तीनों लॉस कर देगा तो हमारा एन फैक्टर 3 आएगा, लेकिन वहाँ पे आप गलत हो जाएंगे और ऑप्शन भी मिलेगा, वो ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। आपको लगेगा हम सही करके आए हैं। बोरिक एसिड का एन फैक्टर 1 होता है, वो अपना एक भी हाइड्रोजन डोनेट नहीं करता है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और खुद का हाइड्रोजन नहीं लॉस करवाएगा, वाटर का OH माइनस एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है वेकेंट ऑर्बिटल, OH एक्सेप्ट कर लेगा और हाइड्रोजन का एक सॉरी वाटर का एक हाइड्रोजन लॉस करवा देगा। इसीलिए बोरिक एसिड का इनफैक्टर कितना होता है 1। ऐसे हमने जब फॉस्फोरिक एसिड वगैरह पढ़ा था, तो फॉस्फोरिक एसिड में हमने क्या देखा था कि वही हाइड्रोजन लॉस होता है जो ऑक्सीजन से अटैच होता है, हर एक हाइड्रोजन नहीं लॉस हो जाएगा। तो हमने क्या देखा था H3PO4 में, फिर हमने देखा था H3PO3 में, फिर हमने देखा था H3PO2 में। अब सब में 3 3 हाइड्रोजन है, मतलब सबका एन फैक्टर 3 होगा नहीं, सबका एन फैक्टर 3 नहीं होगा। हमने इसको याद करने का तरीका भी बताया था, क्या बताया था कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, जितना ऑक्सीजन है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे लगेगा, फॉस्फोरिक एसिड के केस में लगेगा, हर जगह नहीं लगाना है आपको। तो फॉस्फोरिक एसिड में क्या लगाना है आपको, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, ये करोगे आपका आंसर आएगा। और हमने समझा भी दिया था कि क्यों ऐसा होता है। वहां पे जब हम H3PO4 के बारे में बात किए तो वहां पे क्या था, 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच था, इसलिए उसका इनफैक्टर कितना हुआ था 3। लेकिन जब हमने H3PO2 के बारे में बात किया था तो इसका स्ट्रक्चर बनाया था, तो वहां पे 2 हाइड्रोजन कहाँ से अटैच थे, ऑक्सीजन से, इसलिए उसका इनफैक्टर कितना था 2 था। हमने H3PO2 के बारे में बात किया था, तो वहां पे एक हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से अटैच था, इसलिए इसका इनफैक्टर कितना आया था 1 आया था। जबकि तीनों में कितने हाइड्रोजन है 3, तो नॉर्मली तो बच्चे बोल देंगे ना कि इनका इनफैक्टर कितना होगा 3। तो आपका रिवाइज भी हो गया होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो हमारा क्या है H3PO4। अब देखो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर ये बनेगा, ठीक है, ये हमारा क्या है फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन लॉस हो सकता है, ये हाइड्रोजन लॉस हो सकता है, ये भी जा सकता है, तो यहाँ पे इसका इनफैक्टर कितना हो जाएगा बताओ, इनफैक्टर कितना होगा यहाँ पे 3, ठीक है। अब हमको पता चल गया कि H3PO4 का इनफैक्टर कितना है 3, और मोलैरिटी आपको गिवन है, तो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। बच्चे ट्विस्टिंग यहीं पे था कि आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए। तो नॉर्मेलिटी हमारा 1 था, मोलैरिटी हमारा 1 था, एन फैक्टर हमारा 3, तो क्या हो जाएगा 3। आपका आंसर क्या है 3N। लेकिन यहीं पे अगर बोरिक एसिड होता तो क्या होता, अपना आंसर 1N, ठीक है, समझ में आया होगा। कभी भी क्वेश्चन देखिए, आप गिवन डेटा लिखिए, उसमें सोचिए क्या पढ़ाया गया आपको, उसके बाद में आप फार्मूला अप्लाई करिए, फिर अच्छे से सॉल्व करिए। पैनिक मोमेंट में मत आइएगा, क्वेश्चन आराम से सॉल्व करिएगा, लगेगा 100% लगेगा, नहीं लगेगा तो आप पूछिएगा बिंदास। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। बच्चे सुनना, इस पे मैंने 2 या 3 क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन इस पर अगर कोई देखा जाए इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आया है,
तो यहीं से आया है। कभी पूछेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, कभी पूछेगा नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम बता दो, जो कि इस साल का क्वेश्चन था। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इस साल का क्वेश्चन था। फिर पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो। तो देखते हैं ये क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम किसमें होगा। 8 ग्राम हाइड्रोजन, 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 48 ग्राम O3। तो देखो सॉल्यूशन, हम क्या करेंगे यहाँ पे, मोल का ये रिलेशन लिखेंगे। देखो सबको वेट के टर्म में ये दिया है 40, सब वेट है ना, मतलब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वेट डिवाइड बाय देयर एमएम, मतलब मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे ये लिख देंगे ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रो नंबर। बच्चे ध्यान देना है यहाँ पे, यही सब आपको सीखना है। जो गलती हम क्वेश्चन कैसे जल्दी से सॉल्व करते हैं यहाँ पे देखना है। अब बच्चे यहाँ पे ये गलती करेंगे कि वहाँ पे ये बैठ जाएंगे, पुट कर रहे हैं अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू, वो पुट करेंगे 6 × 10⁻23 और जैसे ही आप अपने वेट और मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करके एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, आपका कैलकुलेशन लेंदी हो गया काम, फिर वो सॉल्व होगा ही नहीं फिर। और होगा तो एक क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 5 से 6 मिनट देना पड़ेगा, और इसका मतलब है 5-6 क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे बाद में चल के। तो यही सब आपको कैलकुलेशन देखना है कि कैसे कोई टीचर सॉल्व कर रहा है, सेम मेथड अप्लाई करना है आपको भी। ठीक है, अब देखो हमको तो यहाँ पे ऑप्शन बताना कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ठीक है, वो वैल्यू तो पूछ नहीं रहा है कि बताओ, आपको एक ऑप्शन दे दे, वो बोले कि इसका कितना आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे Na का वैल्यू हमारा क्या होता है, ये देख लेते हैं। यहाँ होता है 6.02 इंटू 10⁻23 ये होता है, लेकिन आपको सिंपली Na पुट कर देना। तो वेट हमारा कितना है, पहले ऑप्शन में ए वाला हम लोग चेक कर रहे हैं, तो वेट हमारा क्या हो जाएगा 8 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर वेट H2 का कितना होगा, 2 होगा। एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको नहीं पता है, और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हमने Na पुट कर दिया। क्योंकि एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल आपको बताना है, तो एवोगाड्रो नंबर सब में क्या होगा, कॉमन होगा ना भाई। अब इसको ये नहीं कि 6 × 10⁻23 को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके फिर वैल्यू लाया, फिर चारों का वैल्यू लाया, फिर कंपेयर किया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो तो x इक्वल टू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये कट जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा क्या आया 4Na। ठीक, ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन पे चलते हैं, क्या है 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर का कितना होगा एटॉमिक वेट 32, ऑक्सीजन का 16, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे है कितना 2, तो 32 इसका भी हो जाएगा, सल्फर का 32, 32 32 64, वेट कितना है 64, डिवाइड बाय करेंगे 64, 1 मोल, 1 मोल इक्वल टू कितना आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्स, मतलब ये Na के बराबर आ जाएगा। ऐसे जल्दी से सॉल्व करना है आपको, लेकिन यहाँ पे करवाते हैं। देखो वेट कितना है 64, सल्फर डाइऑक्साइड का वेट कितना आएगा 64, इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, निकालना है आपको, और Na। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 1 से जाएगा, तो x कितना आ गया हमारा Na के बराबर आ जाएगा। और x हम निकाल क्या रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सी, सी फॉर चेन्नई। देखते हैं 44, यहाँ पे 44 ग्राम है कितना इजी ऑप्शन दे रहा है, देख रहे हो। और ये AIPMT क्वेश्चन है 44 ग्राम। अब CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 44, सुन लेना। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 2 है 32, 12 44, 44 डिवाइड बाई 44 1, एक्स अपॉन Na। तो ये भी कट गया 1 से। ठीक, एक्स यहाँ पे कितना आएगा Na के बराबर। डी ऑप्शन पे चलते हैं, यहाँ पे क्या 48 ग्राम ओजोन O3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया 48। अब देखो ओजोन में कितने ऑक्सीजन के एटम है 3, एक का 16, 16 इंटू 3 48, तो डिवाइड बाई 48 करेंगे तो ये कितना आएगा x बाई Na। तो ये कट गया, तो x किसके बराबर आ गया Na के। अब चेक कर लो, यहाँ पे 4 Na मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे Na मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे Na, यहाँ पे Na, मतलब कौन सा ज्यादा है, Na ज्यादा है या 4 Na ज्यादा है, 4 Na ज्यादा है, मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा ए। समझ में आया। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करके बैठे होते तब क्या होता, मल्टीप्लाई डिवाइड यही सब करते।
आ गया ना आंसर। देखो अभी मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये क्वेश्चन 30 या 40 सेकंड में अपने आप उड़ जाएगा। देखो कैसे ऑप्शन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 8 ग्राम, 8 डिवाइड बाई 2 4, 4 इंटू एन 4 एन ए, 60 64 ये हमारा क्या आएगा 1 1 इंटू एन ए 1 एन ए। यहाँ पे 44 इंटू एन ए 1 एन ए 1 एन ए, मतलब वन से ए कितना लगा 15 सेकंड या 20 सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ एन ट्राइएटॉमिक गैस। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम। इसके पहले हम एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। देखना यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को देखना। मैंने बोला ये H2SO4 है, ये कुछ और बन गया। मैंने बोला ये H2SO4 है। मैंने बोला एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है सल्फ्यूरिक एसिड। जब हमने बोला एक मॉलिक्यूल है तब आपने बता दिया कि एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन का एटम है, एक सल्फर का है, 4 ऑक्सीजन का है। बच्चे सुनना, मैंने बोला एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड है, तब आपका आंसर आया कि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक सल्फर के, 4 ऑक्सीजन के। मैंने बोला 2 मॉलिक्यूल है सल्फ्यूरिक एसिड, तब आप बोलोगे 4 मॉलिक्यूल 4 एटम है हाइड्रोजन के, 2 हैं सल्फर के और 8 है ऑक्सीजन के। तो अल्टीमेटली क्या डिपेंड कर रहा है, अगर आपको नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सब बताना है तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है। अगर आपको पता चल गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड है, तब आपने बताया कि 2 हाइड्रोजन के एटम होगा होगा एक सल्फर का एटम होगा, 4 ऑक्सीजन के एटम होंगे। ठीक। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0.1 मोल में कितने एटम होंगे, और जबकि मॉलिक्यूल कितना है ट्राई एटॉमिक है, मतलब एटॉमिसिटी कितना है 3 है। एटॉमिसिटी होता क्या है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है वही उसका होता है एटॉमिसिटी। तो यहाँ पे एटॉमिसिटी क्वेश्चन में दे रखा है ट्राई एटॉमिक गैस, मतलब इसके पास कितने एटम है 3। लेकिन क्वेश्चन आप देखो 3 एटम है, लेकिन ये हमसे नहीं बोला कि मॉलिक्यूल कितना है। अगर बोलता एक मॉलिक्यूल हो तो हमारा आंसर 3 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होगा ट्राई एटॉमिक गैस का। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद में हमको क्या पता है कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो जो भी मॉलिक्यूल आएगा उससे हमको क्या क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन, ये तो समझ में आ गया ना। जैसे बोला मैंने बोला कि एक मॉलिक्यूल CO2 है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा एक कार्बन का एटम, 2 ऑक्सीजन का एटम, और टोटल 3 एटम। तो ये भी याद रखिएगा कि किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, टोटल एटम पूछ रहा है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये केस होता, टोटल एटम पूछता तो यहाँ पे कितने एटम है, 4 1 5 2 7। लेकिन अगर पूछता कि टोटल ऑक्सीजन के कितने एटम है तो 4। ठीक है। टोटल सल्फर के कितने एटम है, 1। ऐसे सेम 4 सेकेंड पे चलते हैं। अगर यहाँ पे पूछता कि टोटल कार्बन के कितने एटम है, 1। टोटल ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। और जो भी मॉलिक्यूल आया हो तो उससे अपन मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर पूछता टोटल मॉलिक्यूल टोटल एटम कितना है, कोई नाम नहीं बोलता, कार्बन ऑक्सीजन कुछ भी बोलो, टोटल पूछता तो यहाँ पे हम 3 करते, 3 इंटू जो भी मॉलिक्यूल आया होता। समझ रहे हो ना। देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही करवाने नहीं आया हूँ, पूरा का पूरा टॉपिक फिर से मेमोराइज और रिवाइज करने आया हूँ। और ये गारंटी है अगर आप 15-16 क्वेश्चन आप अच्छे से करते हैं ना तो पूरा का पूरा टॉपिक फिर से रिवाइज हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। और जो भी बचेगा हम बोल दे रहे हैं मुंह से, पूरा चैप्टर खत्म क्लास। ठीक, ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं सॉल्यूशन पे। तो देखो अल्टीमेटली आपका गो एम क्या है, हमको मॉलिक्यूल तक पहुंचना है कि कितने मॉलिक्यूल हैं 0.1 मोल में। तो देखो मोल इक्वल टू हमको ये पता है ना, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na। और Na का वैल्यू कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23। अब बच्चे ध्यान से देखना, मोल हमारा गिवन है, मोल कितना है 0.1 इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको नहीं पता है, यही आपको निकालना है x।
यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। अब बताओ ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1। x क्या आएगा हमारा 6.02 इंटू 10⁻22। ये हमको पता चला कि 0.1 मोल में इसके इतने मॉलिक्यूल हैं। अब आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, ट्राई एटॉमिक गैस है बच्चा। तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। तो आपने 0.1 में टोटल मॉलिक्यूल निकालिए कितना 6.02 इंटू 10⁻22। आपका टोटल मॉलिक्यूल आ गया। और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो इतने ये क्या है हमारा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल। तो बताओ अब नंबर ऑफ एटम क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो मल्टीप्लाई कर दो 6.02 इंटू 10⁻22 इंटू 3। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 18 18 इंटू 10⁻02 को नेग्लेक्ट कर रहे हैं 22। तो ये पॉइंट इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 1.8 इंटू 10⁻23 है ऑप्शन में, हाँ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कैसे सॉल्व किया ना, समझ में आया ना बेटे। आपको हमेशा निकालना होगा कितने मॉलिक्यूल हैं। ऐसे बोलेगा कि ये बताओ 100 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम में कितने एटम होगा सल्फ्यूरिक एसिड का। तो हमको पता है कि एक मॉलिक्यूल में 7 थे, लेकिन यहाँ पे आपको वेट देके, तो वेट देगा उसके बाद में हम किस पे जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। और एक बार आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया तो आप क्या निकाल सकते हैं, एटम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये बच्चे इस क्वेश्चन में 9, देखो ये क्वेश्चन टफ लेवल में आएगा। और ये क्वेश्चन बच्चे छोड़ के भी आते हैं और कर भी नहीं पाते, जबकि बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है और कितना लंबा दिया है देखो। ये क्वेश्चन 7 है। लिखा है 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व इनफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सोडियम। इफ सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट कंप्लीटली, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम Na प्लस एंड कार्बोनेट आयन रेस्पेक्टिवली। मतलब देखना, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 25.3 ग्राम और 250 ml दे दिया क्वेश्चन में। फिर बोला है कि आपको सोडियम का अलग मोलरिटी बताना है और कार्बोनेट आयन का अलग मोलरिटी बनाना बताना है, और दोनों का ऑप्शन इसने सेट कर दिया है। ठीक, अब देखो मोलरिटी निकालना आपको आता है ना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोलरिटी। जो आपको आता है वो निकालते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। तो मोलरिटी हमारा क्या होगा, N/V इन लीटर। तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखना ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चे क्वेश्चन पूरा करिएगा, जो भी क्वेश्चन है पूरा करिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये सब कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। N/V, अब आपको N नहीं पता है, N मोल नहीं पता है, निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं। N इक्वल टू वेट बाई मोलिकुलर वेट। N हमारा हो जाएगा, वेट हमारा कितना है 25.3 ग्राम। और मोलर मास इसका कितना आएगा, सोडियम कार्बोनेट का दे दिया कितना 106 ग्राम। ठीक, यहाँ पे पुट करते हैं 25.3 अपॉन 106। अब सुनना यहाँ पे वॉल्यूम किस में है, वॉल्यूम इसने किस में दिया है, ml में दिया है। तो लीटर में कन्वर्ट करते हैं, कितना होगा 250,000। ये वाला फार्मूला भी तो देखो, ये अगर हम कन्वर्ट करेंगे देखना, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर सोल्यूट का वेट वगैरह दिया है तो क्या करेंगे, वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। और वॉल्यूम यहाँ पे किस में है, ml में है। ये क्या है, ml में है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं, 250 इंटू 4 बार जाएगा। ठीक,
25 चौका 100। तो ये 25 × 4 100, 3 चौका 12। एम इक्वल टू हमारा आएगा 25 × 3 × 4, तो 25 चौका 100, 3 चौका 12, मतलब 101.2। तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, देखना 25 × 3 × 4 करेंगे क्या हो जाएगा 25.3। तो 25 चौका 100, 3 चौका 12, मतलब 1.2। तो 100 और 1.2 कितना होगा 101.2। 101.2 डिवाइड बाई क्या आएगा आपका 106 आएगा। अब देखो मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है हमारा, एक से कम है आंसर। 106। अब ऊपर क्या है 101 है, नीचे क्या है 106 है, मतलब एक से आंसर क्या आएगा कम आएगा। और किसके बराबर आएगा, हम मानते हैं 0.9 के बराबर आएगा। देख लेना, सॉल्व करके भी देखो आप, देखना। पॉइंट को तो नेग्लेक्ट कर दो, कोई मतलब नहीं उसका। तो 101 डिवाइड बाई 106, तो 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा 1010 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 106 तो 10 बार जाएगा तो 1060 हो जाएगा। मतलब 10 बार मतलब एक बार तो जाएगा नहीं है, 10 बार तो जाएगा नहीं, तो मतलब क्या हो जाएगा 9 बार जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं क्या 0.9, मतलब हमारा टोटल मोलरिटी कितना है यहाँ 0.9। यहाँ पे एक पेज ऐड करते हैं फिर देखते हैं। एम हमारा कितना है 0.9 मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर है 0.9। अब क्वेश्चन में क्या दिया था कि आपको सोडियम का अलग बताना है और कार्बोनेट का अलग बताना है। तो देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट ये होता है Na2CO3। ये किस पे ब्रेक करेगा देखना, सोडियम कार्बोनेट किस में ब्रेक करेगा, टू Na+ में, Na+ में, और प्लस किस में जाएगा CO3 2- में। देखना, एक मोल सोडियम कार्बोनेट ब्रेक करेगा तो 2 मोल सोडियम आयन बनेगा और 1 मोल कार्बोनेट एनायन बनेगा। सुनना, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट ब्रेक करेगा तो 2 मोल सोडियम का कैटायन बनेगा और 1 मोल कार्बोनेट का एनायन बनेगा। अब बताओ, इसका टोटल मोलरिटी हमने निकाला कितना था 0.9। ये जीरो हमसे पता नहीं कैसा बनता है, 6 बन जाता है। क्या हुआ, इसका हमारा टोटल मोलरिटी कितना था 0.9। तो ये बताओ, ये 0.9 ब्रेक होगा तो किस में जाएगा 2 × तो कितना आएगा 0.9 × 2 1.8। और ये हमारा कितना रहेगा 0.9 के बराबर। अब चेक करते हैं पीछे, मतलब देखो सोडियम हमारा कितना है, सोडियम का मोलरिटी कितना है 1.8 और कार्बोनेट का 0.9। प्रीवियस पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में किसका किसका पूछा गया था, पहले पूछा गया था सोडियम का एंड देन कार्बोनेट का। तो इसी ऑर्डर में आपको आंसर भी देखना है, सोडियम का पहले देना है और कार्बोनेट का बाद में देना है। तो सोडियम का हमारा कितना है 1.8 के आसपास, और कार्बोनेट का कितना है 0.9 के आसपास। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ये 1.8, तो मतलब हमारा पहला ऑप्शन गया। ये 1.9 है और ये 0.9 है, ठीक है। देखते हैं, ये भी 1.9 है, ये भी 1.9, तो सेम आंसर होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब हमारा क्या है बी। ठीक है, देखो हमारा आंसर क्या था 0.9 और 1.8। हमने क्या किया था, सिर्फ 2 ही डेसिमल तक गए थे, इसलिए हमारा ये है। तो ये भी ना यही तो हो गया ना, 1.8 बोले यहाँ पे 1.9 दे दिया है। बाद में ऐसा हुआ क्यों, 1.8 की जगह पे 1.9 आंसर आया है क्यों, क्योंकि हमने 1 डेसिमल तक सॉल्व किया, इन्होंने क्या किया 3 डेसिमल आगे लेके गए हैं। तो फिर राउंड ऑफ करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। तो 1.9 हमारा ये आंसर हुआ और ये 0.9। कैसे हुए आपको पता है, टोटल मोलरिटी हमारा आया था 0.9, बट जब वो ब्रेक करेगा तो 2 सोडियम के कैटायन बनेंगे, एक कार्बोनेट का एनायन बनेगा, तो उसी से हमने अपना आंसर निकाला। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आयन होगा N-3 आयंस। अब बच्चे समझना,
देखो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, इसीलिए इन सब चीज़ों पे ज़्यादा टॉपिक पे प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। अब अगर मैं बोल देता कि N3- में आप बता दो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आपका इजी क्वेश्चन हो जाता, कुछ क्वेश्चन में बचता ही नहीं। फिर भी बहुत सारे बच्चे फंस जाते, निकाल ही नहीं पाते वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो इजी हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया कि 4.2 ग्राम में बताओ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे N3- का। हमने बोला कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूल। अगर हमको पता चल जाए कि N3- 1 का कितना मॉलिक्यूल है तो उसी हिसाब से अपन हम अपना आंसर दे देंगे। लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी बनाने के लिए क्या कर दिया गया, 4.2 ग्राम में दे दिया गया है। तो देखना, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज समझते हैं। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। कितना होता है, 7 होता है। अब बताओ, इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। मिनट, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। अब इसको अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1s2, 2s2, और क्या आएगा, 2p3। देखना, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आया 1s2, 2s2, 2p3। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि किसी भी एटम के उसके बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। डेफिनेशन इसका होगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो बताओ इसके नाइट्रोजन के पास कितने सेल होंगे, 2। बच्चे देखना, इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना, अभी तक आप 10th में पढ़े होंगे क्या, 2 5। आपने क्या पढ़ा, 2 5। ये पढ़ा होगा ना, ये S2, 2s2, 2p3, ये हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, इसमें सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आप परेशान मत होइए इससे। 2 5। अब देखो इसके बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 5 दिख रहा है ना। इसके पास 2 सेल, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 5। तो सबसे बाहर वाला सेल कौन सा होगा, सेकेंड सेल, कितने इलेक्ट्रॉन, 5। मतलब नाइट्रोजन के मतलब एक एलिमेंट नाइट्रोजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। तो यहाँ पे आया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया, 5। ये बात समझ में है, 5 आया। लेकिन यहाँ बताओ कितने एटम है, N3, मतलब कितने एटम है, 3 है। तो बताओ N3 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5×15। और 1- कहने का मतलब क्या हुआ, उसने एक इलेक्ट्रॉन अपने बाहर वाले सेल में गेन कर लिया है। माइनस साइन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करना, और पॉजिटिव साइन मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करना। अब एक एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आया, लेकिन N3 में 3 एटम है इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 15 हुआ। अब N3- में क्या हो जाएगा, N3- में कितना हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 16। समझ में आया बच्चा। अब आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन N3- में निकाल लिया कितना, 16। लेकिन आपको पता ना 4.2 ग्राम में कितना होगा, तो यहाँ से पहले आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूल। देखो हमको यहाँ पता है कि एक मॉलिक्यूल N3- में 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हमको ये नहीं पता कि 4.2 ग्राम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वो निकालने जा रहा है। लेकिन हमने ये निकाल लिया ना कि एक मॉलिक्यूल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखते हैं सोल्यूशन। मॉलिक्यूल सबसे पहले निकालते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन जो हमसे पूछ रहा है Na के टर्म में दिया है, तो यहाँ पे हम Na लिख देते हैं सिंपल। ठीक। अब देखो, देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट तो आपको पता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा मास की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 4.2। अब मोलर मास देखना है यहाँ पे, एक सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 14, यहाँ पे कितने सोडियम है, 3। तो 14 × 3, 42। देखना, यहाँ पे निकाल देते हैं, नहीं तो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। N3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा,
3 × 14, तो ये कितना आएगा 42। ये हमारा क्या हो गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो यहाँ पे 42। एक्स आपको पता नहीं है, एक्स एन ए आपने की, ये हमारा क्या आ जाएगा 0.1। एक्स इक्वल टू कितना आएगा 0.1 एन ए। ठीक, 0.1 एन ए। अब हमको पता है कि कितना मॉलिक्यूल है 4.2 ग्राम में 0.1 एन ए, और एक मॉलिक्यूल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16। तो यहाँ पे हमको पता चल गया ना आंसर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 0.1 एन ए इंटू 16, मतलब कितना आएगा 1.6 एन ए। ऑप्शन में 1.6 एन ए हाँ है, सी फॉर चेन्नई। ठीक है, सुनना एक बार और। क्वेश्चन बोला था कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस, और एन ए हमारा होगा एवोगैड्रो नंबर। सुना, हमको ये नहीं पता है कि 4.2 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हमको ये पता है कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, और ऐसे N3 में कितने सोडियम के एटम है 3 है, तो एक में 5 होगा तो 3 में 15 होगा। ठीक है, माइनस कहने का मतलब है कि बाहर वाले सेल में उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 15 एक 16 हो गया। मतलब N3 माइनस में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 16। लेकिन हमको ये पता है कि N3 माइनस वन का एक मॉलिक्यूल है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 होगा, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि 4.2 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हैं। तो हमने ये निकाल लिया अपना मास बाय मोलर मास इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ गया 0.1 एन ए। अब हमको पता है कि एक मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल N3 माइनस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा, तो 0.1 में कितना होगा इंटू 16 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.6 एन ए। ठीक है, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 9, द गिवन नंबर ऑफ 1.6 सेंटीमीटर, 0.6161 सेंटीमीटर, 0.161 सेंटीमीटर। देखो ये आपका फिजिक्स का पार्ट है लेकिन केमिस्ट्री में भी है, तो मैं आपको बता देता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में थोड़ा सा, और ये क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम 4 पॉइंट आपको बता रहे हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, 4 नहीं 5 बता देते हैं, चलो ठीक है। सुनना, कभी भी जो नॉन जीरो है, जो नॉन जीरो डिजिट होता है हमेशा क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा। नॉन जीरो डिजिट ऑलवेज सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट ऑलवेज सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ठीक है, कभी भी नॉन जीरो के पहले जीरो आएगा नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो के पहले कोई भी जीरो आएगा नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब सुनना। थर्ड, अगर जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट होगा, अगर जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट है तो क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा। और फोर्थ वाला रूल है, अगर नॉन जीरो मतलब डेसिमल के बाद में कोई नॉन जीरो उसके बाद में जीरो है तो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। डेसिमल के बाद में कोई नॉन जीरो उसके बाद डेसिमल के बाद में नॉन जीरो के बाद में कितने भी जीरो होंगे हमेशा क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा। क्लियर। 4, अब देखना, जो पावर होता है वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होगा। जैसे हमने बोला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वहाँ पे क्या आता था 11 आता था, एवोगैड्रो नंबर 23 पावर आता था, वो सब वैल्यू क्या होगा नॉन सिग्निफिकेंट होगा। बस 5 रूल याद रखो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना 161 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना हो जाएगा, सब के सब क्या है नॉन जीरो, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। यहाँ पे देखना 0.161। अब ये बताओ डेसिमल के पहले जीरो मतलब नॉन सिग्निफिकेंट, बाद बोला नॉन जीरो है मतलब सिग्निफिकेंट, यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा 3। फिर यहाँ पे क्या है 0.01, देखो यहाँ पे 0.0, ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन अब पॉइंट यहाँ पे लग गया है ना, इसके आगे कोई जीरो होता तो क्या हो जाता सिग्निफिकेंट होता। तो ये वाला फोर्थ रूल क्या था कि अगर डेसिमल के बाद में नॉन जीरो के बाद में कोई जीरो हो तो सिग्निफिकेंट होगा, ध्यान देना। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा 3 है। वाह क्या कॉन्सिडेंस, सबका 3 ही 3 आ रहा है, मतलब 3 3 3 3 है कहीं पे। हाँ फोर्थ ऑप्शन। हाँ एक केस और देख लेना आप, कभी भी ज़्यादा ये वाला पूछा भी गया है आईपीएमटी में और नीट में भी पूछा जा चुका है। सिग्निफिकेंट फिगर का डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा आपसे, वो मल्टीप्लाई डिवाइड या ऐड और सब्ट्रैक्ट करके पूछेगा। तो ध्यान देना रूल पहला, अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में
हम लीस्ट डेसिमल प्लेस चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? लीस्ट डेसिमल प्लेस। फॉर एग्जांपल ए बी सी है और आपने तीनों को ऐड किया, तो ए और बी जो हमारा आंसर होगा, जैसे आपने ए बी सी को ऐड किया, तो जिसमें सबसे कम डेसिमल पे जीरो मतलब जिसमें कम डेसिमल प्लेस होगा वो हमारा आंसर होगा। फिर क्लास ले रहे हैं, फिर क्लास ले रहे हैं। तो ना, अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वहां पे हम क्या चेक करते हैं? लीस्ट डेसिमल प्लेस। मतलब जीरो, जैसे आपका ए बी सी है, तो हमारा जो आंसर होगा आपको इतना ही चेक करना है कि इन तीनों में से जिसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस होगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई डिवीजन कर रहे हो तो वहाँ पे हम लोग चेक करते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, आप चेक कर लेना कि हमारे कौन से ऑप्शन में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर है, बट वो रेस्पेक्ट टू क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ए मानते हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 था, और एक मानते हैं बी उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 था, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, कोई आंसर आया, मतलब हमारा आंसर होगा वो जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। व्हाट इट, ये हो गया आपका सिग्निफिकेंट फिगर भी पूरा क्लियर हो गया, और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी हो गया। अब देखते हैं ये लो क्वेश्चन। इन द रिएक्शन क्या दिया है? 4 मोल NH3 5 मोल O2 गिव 4 मोल NO plus 6 mole hydrogen gas when 1 mole of ammonia and 1 mole of oxygen are made to react each other। अब बच्चे देख रहे हैं, ये वाला हमारा लास्ट पोर्शन जो हमने सबसे लास्ट में कवर किया था अपने फोर्थ वाले लेक्चर में, वहां पे हमने देखा था कि सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी दिमाग में आ रहा है। हमने देखा था क्या, कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, हम अपने रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होता है, ठीक है। वो सब ये क्वेश्चन अब मोस्ट प्रोबेबली जो आगे के क्वेश्चन है वहीं से बिलोंग करते हैं। पहला ऑप्शन है ऑल ऑक्सीजन विल कंज्यूम, सेकंड ऑप्शन है 1 मोल ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस, 1 मोल ऑफ H2 इज प्रोड्यूस, ऑल अमोनिया विल कंज्यूम्ड। देखते हैं, तो देखो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, इसके केस में मैंने इस केस में दो बताया था कि अगर एक ही रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक ही रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, लिमिटिंग रिएजेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दो रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट लगाना पड़ेगा। लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट आपका कितना बनेगा। और लिमिटिंग रीजन निकालते कैसे थे, कि पहले मोल पे जाएंगे और उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कौन LR होगा। बट LR वही होगा, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट वही होगा जो कम होगा। मैंने एक एग्जांपल करके समझाया भी था कि अगर आपको, आपके पास पेन की कंपनी है, आपने रॉ मटेरियल मंगाया, 1000 बॉडी मंगवा लिया, 700 पेन का कैप मंगवा लिया और 500 रिफिल मंगवा लिया, तो कितना पेन बन के तैयार होगा? 500। क्यों? क्योंकि रिफिल जितना होगा उतना ही पेन बनेगा, मतलब रिफिल आपका क्या है यहाँ पे? लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऐसे रिएक्शन में वो पार्टिकल जो पूरी तरह कंज्यूम हो जाता है वो हमारा क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। जो बच जाता है वो एक्सेस रिएजेंट, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही हमारा डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब देखते हैं। हाँ, ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। बैलेंस फॉर्म में है, गिवन है ऑलरेडी। नहीं होगा तो कर लीजिएगा। 4 मोल NH3 प्लस 5 मोल O2 गिव 4 मोल NO प्लस 6 मोल H2। ये है क्या इन्फॉर्मेशन? 1 मोल ऑफ अमोनिया, इसका कितना दिया है मोल? 1 दिया है, ठीक है। एंड 1 मोल O2, इसका भी मोल कितना दिया है? 1 दिया है। बच्चे देखो, अमोनिया का भी मोल दे दिया और ऑक्सीजन का भी मोल दे दिया। अब हम देखते हैं कि LR हमारा होगा कौन, क्योंकि दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, तब हम चेक करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट लगाना ही पड़ेगा आपको। कम खत्म कौन हो रहा है जल्दी रिएक्शन में? भाई खत्म हो रहा है, वही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। जो भारी भरकम बैठ के बैठे हैं, बहुत ज्यादा है उनके पास, उनका क्या मतलब है? पढ़े रहो तुम, लेकिन जब से सुनना, एक मजेदार बात बताते हैं। अमोनिया बता, जैसे आपको अमोनिया बनाना है, हाइड्रोजन कहती है मैं तो बहुत हूँ, हाइड्रोजन कहती है कि हम तो बहुत हैं, लेकिन नाइट्रोजन बोलता मैं तुमसे रिएक्ट ही नहीं करूंगा, तो कैसे बनाओगे अमोनिया बताओ? दूसरे प्रोस्पेक्ट में भी समझा सकते हैं, लेकिन अभी देखना। अमोनिया अगर आपको बनाना है, हाइड्रोजन बहुत है, बहुत मतलब
सफिशियंट है। नाइट्रोजन बोलता है कि मैं तुमसे रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा। हाइड्रोजन लड़की है और नाइट्रोजन लड़का है, तो वो बोलते हैं मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। तो क्या होगा, अमोनिया बनेगा? नहीं बनेगा, चाहे जितना भी वो ज़्यादा हो। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, अमोनिया है, ऑक्सीजन है, NO है। अब इसका मोल कितना दे दिया? 1। इसका भी मोल N 1। हम चेक करते हैं LR क्या होगा हमारा, LR। तो LR निकालने के लिए हम क्या करते थे, मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। हमारा इसका मोल है 1 और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 4। और इसका कितना, 1, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 5। अब बताओ 1/4 1/5 में कम कौन होगा? 1/5। कुछ बच्चे 1/4 भी बोलेंगे। तो देखो 1/4 1/5 में कौन होगा? देखो ये नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला कम होगा तो ऊपर वाला ज्यादा होगा। नीचे वाला कम होगा तो ऊपर वाला ज्यादा होगा, और ऊपर वाला ज्यादा होगा तो नीचे वाला कम होगा। देखना यहाँ पे नीचे वाला कम है तो ऊपर वाला ज्यादा होगा, मतलब ये क्या होगा, हमारा आंसर क्या आएगा, ये कम होगा। मतलब यहाँ से हमको क्या पता चला कि O2 हमारा कैसा है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, कि लिमिटिंग रिएजेंट होता है कि रिएक्शन में पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगा। और अमोनिया हमारा कैसा है, एक्सेस रिएजेंट। ये तो बचा रहेगा भाई, एक्सेस रिएजेंट। चेक करते हैं यहाँ पे, O2 इज लिमिटिंग ऑल द ऑक्सीजन विल कंज्यूम। बिल्कुल, पहले ही ऑप्शन आपको मिल गया। बताओ यहाँ पे ऑल अमोनिया विल कंज्यूम, नहीं भैया, ये कहाँ खत्म हो रहा है, ये तो बचा रहेगा ना, एक्सेस है। ये भी बी और सी भी चेक कर लेते हैं क्या होगा। अब बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। ऑक्सीजन लिमिटिंग है, तो पहला सेकंड ऑप्शन क्या पूछ रहा है कि कितना NO बनेगा। तो देखो यहाँ पे 5 मोल ऑक्सीजन के लिए 4 मोल, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बी वाले देखते हैं, बी वाला देख लेते हैं एक बार। तो हमको पता ना कि 5 मोल से, 5 मोल ऑक्सीजन के लिए कितना, 4 मोल। तो एक के लिए कितना लगेगा, 4/5। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 0.8। तो ये भी ऑप्शन गया, हमारा आंसर यही आएगा। ऐसे अगर हम सी वाला चेक करें, सी वाला चेक करते हैं यहाँ पे, तो फिर देखते हैं 5 मोल के लिए कितना, क्या पूछ रहा है ये, 1 मोल ऑफ H2 इज प्रोड्यूस। यहाँ पे पानी है, वाह रे ऑपरेटर भैया, यहाँ हाइड्रोजन गैस निकाल दी हो। H2 पूछ रहा है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, 5 मोल के 6 बनेगा, तो एक से 6/5। तो ये कितना आएगा, 1 पॉइंट से ज़्यादा आएगा समथिंग से, तो हमारा ये भी ऑप्शन चला गया। हमारा आंसर क्या है, ए। गॉट इट। देखो ये बी और सी में जिसको कंफ्यूजन आ रहा है, देख लेना पुराना लेक्चर, आप पढ़ लेना। देखना यहाँ पे हमको पता चल गया लिमिटिंग हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। तो हमको ये बोल सकते हैं ना कि 5 मोल ऑक्सीजन से 4 मोल NO बनेगा। तो एक से कितना बनेगा, 5 से कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो एक से कितना बनेगा, 4/5 बनेगा। ऑप्शन भी, क्वेश्चन भी पूछ रहा था कि 1 मोल से कितना बनेगा, 0.8। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कितना है कि 1 मोल बनेगा, गलत बात है, 0.8 बनेगा। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, कितना वाटर बनेगा देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 5 मोल। देखो लिमिटिंग ही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा, अमोनिया से कोई मतलब नहीं है आपको, वो बचा है, बचा रहने दो। 5 से कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो एक से कितना बनेगा, 5 से कितना बनेगा, 6। एक से कितना बनेगा, 6/5। तो ये कितना आएगा, 1.2 आएगा आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, 1 मोल वाटर, ये भी गलत हो गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2016 का है, IPMT 2016 का, डेट नहीं लिखते हैं। क्या लिखा है, सपोज द एलिमेंट X and Y combine to form two compound XY2 and XY3, नहीं X3Y2, when 0.1 mole of XY2 weight 10 gram and 0.05 mole X3Y2 weight 9 gram, the atomic weight of X and Y। हवा हो गया, क्वेश्चन ही आपको नहीं समझ में आएगा। देखो वेट दे दिया है और मोल दे दिया है, और आपको एक कंपाउंड बता दिया है कि एक XY2 है और दूसरा हमारा X3Y2 है। तो आप बता दो कि दोनों इंडिविजुअल X और Y का क्या एटॉमिक वेट होगा। मोल दिया है, वेट दिया है, मोल दिया है, वेट दिया है, इससे आपको बताना है एटॉमिक वेट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर बताते हैं। देखो मोल इक्वल टू क्या था हमारा, मास बाई एटॉमिक वेट पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
एटॉमिक वेट। ठीक, अब बताओ अगर आपको एटॉमिक वेट निकालना है तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट इक्वल टू क्या होगा? मास बाई मोल। मोल, मास बाई मोल, ये एटॉमिक वेट आ गया। अब देखते हैं क्या करना है। पहला हम लेते हैं, पहला हमारा कंपाउंड क्या है? XY2 है, और दूसरा हमारा क्या है? X3Y2 है। बच्चे यहां तक समझ में आया? देखना, एक कंपाउंड, एक है हमारा XY2, दूसरा है X3Y3, तो इसको ब्रेक करेंगे। बताओ XY2 में क्या होगा? X प्लस क्या होगा? 2Y। इनका वेट क्या होगा बताओ? मास बाई मोलर मास, इसका मास कितना था? 10 ग्राम था, और इसका मोल कितना था? X combined two compound when 0.1 मोल। हाँ, इसका कितना था? 0.1। ठीक है, 0.1 मोल था। यहाँ पे क्या करेंगे? 3x होगा, और कितना y है? 2y। इसका वेट कितना होगा बताओ? मास इसका कितना है? 9 ग्राम, और इसका वेट कितना है? मोल कितना है? 0.05। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? पहला है XY2, इसमें कितने x का एटम है? एक, और कितने y है? दो। ठीक है, इन दोनों का एटॉमिक वेट क्या होगा? एटॉमिक वेट किसके बराबर आ जाएगा? मास बाई मोल। तो इसका मास कितना था? 10 ग्राम, इसका मोल कितना था? 0.1। सेकेंड, X3Y2, इसमें कितने आइटम है? 3x है, और कितने y है? 2y है, और इसका वेट कितना था? 9 था, इसका मोल कितना था? 0.05। पुट कर दिया ना हमने? अब देखना, ये पॉइंट हटा, ये जीरो आया, तो यहाँ पे क्या हो गया? x प्लस 2y इसके बराबर आया? 100 के बराबर आया। ये हमारा क्या है? पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पे 3x प्लस 2y, ये हमारा कितना आएगा? ये देखना इधर, 0.05 से ये कटेगा तो 900 हो जाएगा, और 5 से ये इसको डिवाइड करेंगे तो 18×5 मतलब 18 आएगा। मतलब ये हमारा कितना आएगा? 180 के बराबर आएगा। ये हमारा क्या हो गया? हमारा इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड, ये हमारा क्या? इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं? इक्वेशन सेकेंड, देखो यहाँ पे आपको दोनों अननोन है, तो हम क्या करते हैं? इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं। ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन पहला हमारा था क्या? सेकेंड क्या था? 3x प्लस 2y इक्वल टू 180। 3x प्लस 2y इक्वल टू 180। x प्लस 2y इक्वल टू 100। x प्लस 2y इक्वल टू 100। तो हमने क्या किया? माइनस किया। तो बताओ 3x माइनस एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा? 2x, और 2y तो कट जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 100 क्या बचेगा? 80। तो x इक्वल टू हमारा क्या आएगा? 80 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू हमारा क्या है? 40। अब बताओ इस x को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे, हमारा y आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? पुट वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन। एनी मतलब क्या? पहले और दूसरे में, एनी इक्वेशन टू गेट वैल्यू ऑफ y। वैल्यू ऑफ y, तो देखो ये एक इक्वेशन कोई भी उठा लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने पहले पे पुट कर दिया, तो x प्लस क्या था? 2y किसके बराबर था? 100 के बराबर था। x का वैल्यू हमको पता हो गया 40 है, 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 100। अब बताओ 2y निकालना है आपको। 2y इक्वल टू 100 माइनस 40, तो 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 60, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60/2, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 30। तो हमारा x कितना आया? 40, और y कितना आया? 30। x कितना आया? 40, y कितना आया? और x और y ही पूछ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में देखो x हमारा कितना आया? 40, y हमारा कितना आया? 30। x हमारा कितना आया?
40 वाई कितना है 30, लेकिन कभी कभी उल्टा कर देगा, वाई बताओ फिर एक्स बताओ, तो वो ऑर्डर भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले एक्स पूछ रहा है, एक्स मतलब 40 होना चाहिए और वाई 30 होना चाहिए, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा ए। अगर पूछता कि वाई और एक्स बताओ तो उसका उल्टा करते। तो ये भी ऑर्डर देखो, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इसका ये मतलब नहीं आपने सही मार्क कर दिया। कभी कभी मार्किंग पे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे पूछा एक्स और वाई बताओ, हो सकता क्वेश्चन पूछ लेता वाई और एक्स बताओ और वाई और एक्स का ऑर्डर दे देता। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझ के और जल्दीबाजी नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12, 20, देखो ये क्वेश्चन है परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज इम्प्योरिटी वगैरह का क्वेश्चन है। आप परसेंटेज प्योरिटी और इम्प्योरिटी को आप क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और मोस्टली सबका कॉन्सेप्ट यही होता है। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 12, देखो ये भाई साहब अलग नहीं करते हैं, वैसे पढ़ लेगा बच्चा, क्या पढ़ लेगा, 1220 ग्राम, आंसर ही नहीं आएगा फिर। ये अलग है, ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, इनको थोड़ा सा अलग करना चाहिए था, बता देंगे नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, 20 ग्राम of magnesium carbonate sample decompose on heating to give carbon dioxide and magnesium oxide. What will be the percentage purity of magnesium carbonate in sample? अब बच्चे ध्यान देना आप, 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट है और हीट करने पे आपको 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। तो पूछ रहा बता परसेंटेज प्योरिटी मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या होगा। इनिशियली आपके पास कितना है, 20 ग्राम है। अब इस क्वेश्चन को आपको ये से पता चलना चाहिए कि कितना मैग्नीशियम, देखो परसेंटेज प्योरिटी कहने का मतलब कितना रिएक्ट कर रहा है वही प्योर फॉर्म होगा। इम्प्योर फॉर्म तो कभी रिएक्ट करेगा नहीं, प्योर फॉर्म वही होगा जो मतलब कितना रिएक्ट कर रहा है। इनिशियली तो हम लोग के पास इनिशियली 20 ग्राम था, बट हमको ये नहीं पता कि कितना रिएक्ट कर रहा है। अगर हमको ये पता चल जाए कितना रिएक्ट कर रहा है तो वो वैल्यू ऊपर और टोटल वैल्यू नीचे, इंटू 100 परसेंटेज प्योरिटी आ गया। मतलब जो रिएक्ट कर रहा है वही तो प्योर फॉर्म होगा, जो रिएक्ट कर रहा है बच्चे, जो रिएक्ट कर रहा है वही हमारा क्या होगा, प्योर फॉर्म होगा। हम पता कर लेते हैं हमारा कितना रिएक्ट कर रहा है, और इनिशियली हमारा 20 ग्राम दिया था, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखना यहाँ पे सॉल्यूशन, रिएक्शन पहले नोट करते हैं, क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये लिखेंगे ना MgCO3, ब्रेक करेगा किसमें, MgO में, और किसमें जाएगा, CO2 में। ये पता चल गया ना। तो इस रिएक्शन को हम कैसे पढ़ेंगे, 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट ब्रेक करेगा, 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और 1 मोल CO2 बनाएगा। ये रिएक्शन बैलेंस भी ये चेक कर सकते हैं आप, मैग्नीशियम कितना, एक एक, ऑक्सीजन कितना, 3 2 1 3 3, ठीक है बराबर है, और कार्बन एक है, ठीक है बराबर है। रिएक्शन हमारा बैलेंस फॉर्म में। अब बताओ, ये 0.8 ग्राम क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसके और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, ये दे के ये पूछ रहा है। मैंने आपसे बोला था कि अगर एक ही रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा या एक ही इंफॉर्मेशन दिया होगा तो हमको यहाँ पे LR वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, इसके बारे में देख के ये पूछ रहा है, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं ना, 1 मोल MgCO3 गिव गिव 1 मोल 1 मोल MgO। गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं। 1 मोल में 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट आपको देगा 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड। उल्टा तो अपन कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते, ये एक देगा ये भी एक देगा, कोई मतलब, देखो अब यहाँ से क्या दिया है आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड का दिया है क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन दिया है, तो इसको उल्टा भी तो कर सकते हो, 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट लगेगा, ऐसा भी तो बोल सकते हैं बच्चा। और 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड, 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड, ठीक, 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड है। अब
क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8, हमको ये पता चल जाए कि 8 ग्राम के लिए ये कितना रिक्वायर्ड होगा, तो वही तो रिएक्ट कर रहा है, फिर इनिशियली पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने ये निकाल लिया कि 1 मोल के लिए 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड है, लेकिन 8 ग्राम के बारे में हमको नहीं पता। तो यहाँ पे देखते हैं, हमको एमजीओ का आपको पता होना चाहिए, मोलिकुलर वेट। तो मैग्नीशियम का कितना दिया है 24, और ऑक्सीजन का कितना है 16, तो ये कितना आएगा 40। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं MgCO3 का, इसका कितना आएगा, मैग्नीशियम का कितना आएगा 24, कार्बन का 12, इसका 48, 4 4 1 5 2 1 8, 84 आएगा इसका। अब देखो यहाँ पे इसका मोल निकालते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है 8 ग्राम दिया है वेट, मोल निकालते हैं 8। मॉलिक्यूलर वेट एमजीओ का कितना आएगा 40, तो ये कितना आएगा 1/5। तो बताओ 1 मोल एमजीओ के लिए कितना था, 1 मोल MgCO3 रिक्वायर्ड था, तो 8 ग्राम मतलब 1/5 मोल से कितना रहेगा ये 1/5 मोल MgCO3 रिक्वायर्ड। अब बच्चा देखना, आपने इसका मोल निकाल लिया कि कितना मोल इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। अब वेट भी तो आप निकाल सकते हो ना, कैसे, मोल इक्वल टू मास बाई मोलर मास। तो मोल हमारा कितना आया था, मोल हमारा कितना आया था 1/5, और वेट आपको नहीं पता एक्स, इसका 84 आया कि नहीं आया, मॉलिक्यूलर वेट। एक्स हमारा क्या हो जाएगा 84 डिवाइड बाई 5, ये हमारा क्या हो जाएगा रिएक्टेड, रिएक्टेड MgCO3। मतलब 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के लिए इतना वेट MgCO3 का रिएक्ट कर जाएगा, समझ में आया? अब देखते हैं हम क्या परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी ये हमारा क्या होगा, रिएक्टेड वेट अपॉन क्या होगा इनिशियल वेट, इनिशियल वेट इनटू 100, पुट करो, परसेंटेज प्योरिटी निकाल आएगा कि नहीं, रिएक्टेड वेट वेट कितना आएगा 84/5, ठीक, इनिशियल वेट कितना था 20 इनटू 100, 20 2500, 20 2500 कित कट खलास, तो ये हमारा कितना आएगा 84%। अब देखो 84% हमारा क्या है परसेंटेज प्योरिटी, और परसेंटेज इम्प्योरिटी पूछा जाता तो हमारा आंसर कितना आता 16। प्योरिटी कितना है 84%, इम्प्योरिटी कितना आएगा 16%, टोटल 100% ही तो होता है। तो प्योरिटी कितना आ गया 84%, इम्प्योरिटी कितना आएगा 16%, तो हमारा आंसर क्या होगा 84%। लेकिन अगर कि इसी क्वेश्चन में परसेंटेज इम्प्योरिटी पूछा गया होता तो क्या होता हमारा आंसर 16%। अब देखना इस क्वेश्चन को फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो एमजीओ का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे 40 आएगा, MgCO3 का 84 आएगा, हमने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। हमने इक्वेशन लिख लिया, इक्वेशन से हमको ये पता चला कि 1 मोल MgCO3 1 मोल MgO देगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा, अब देखो अगर हमको ये पता चल जाए कि 8 ग्राम से कितना MgCO3 रिएक्ट कर रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इनिशियली हमको कितना दिया था 20 ग्राम, ये क्या था इनिशियल था, लिख देते हैं यहाँ पे, ये जो डेटा है 20 ग्राम हमारा क्या इनिशियल, ये क्या हमारा इनिशियल है। तो इनिशियल 20 ग्राम दिया था, अब इनिशियल 20 ग्राम था, लेकिन 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के लिए कितना रिएक्ट कर गया, यही रिएक्ट कर गया, यही पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ से निकाल लिया कितना रिएक्ट कर रहा है हमारा। जैसे यहाँ पे देखना 1 मोल MgO बनने के लिए कितना 1 मोल MgCO3 रिक्वायर्ड था, तो 8 ग्राम मतलब इसके मोलर मास से डिवाइड किया, हमने पता किया कि इसका कितना मोल 1/5 मोल है, तो 1 से 1 बनेगा, तो 1/5 से 1/5 बनेगा, 1/5 बनेगा। अब मोल अगर आपको पता चल गया तो इसका मास नहीं आ सकता है, जिसका मोल आएगा उसी के मोलिकुलर वेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा मास आ जाएगा। तो इसका मोलिकुलर वेट 84 था, तो हमने इसका क्या निकाल लिया वेट निकाल लिया, वेट हमारा कितना है 84/5 आया। और परसेंटेज प्योरिटी मतलब कितना रिएक्ट किया, और इनिशियल हमने ये पुट किया, हमारा आंसर क्या है 84%। देखो ये क्वेश्चन हमारा, द वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 4 ग्राम CH4 इज,
मतलब 4 ग्राम मीथेन, CH4 क्या है हमारा, मीथेन है, ये क्या है हमारा, मीथेन। अच्छा, 4 ग्राम मीथेन के लिए क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ एसटीपी, कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा 4 ग्राम मीथेन के लिए। तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शन को 1 मोल के रेस्पेक्ट में हम बैलेंस करना सीख चुके हैं, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, इस यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है CH4 प्लस O2, तभी तो कंबसन बोलेंगे। और ये क्या देगा, CO2 देगा, और क्या देगा, वाटर देगा। अब देखना बच्चे, यहाँ पे नोट करना, ध्यान देना, हमने इसको बैलेंस करने के लिए बोला था कि CO2 उतना बनेगा जितना कार्बन होगा हाइड्रोकार्बन में, और वाटर उतना बनेगा जितना जितना हाइड्रोजन, उसका आधा पानी बनेगा। तो हाइड्रोकार्बन में कितना कार्बन, एक, मतलब यहाँ पे एक बनेगा। हाइड्रोजन कितना, 4, मतलब 2 पानी बनेगा, आधा। ठीक है। अब बताओ ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 2, और यहाँ पे कितना हो गया, 2, 4, यहाँ 2O2 कर दो। बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, देख लो। वेरी गुड, बैलेंस है। अब मीथेन और O2 के बारे में देखना। द वॉल्यूम ऑफ O2 एट एसटीपी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 4 ग्राम ऑफ मीथेन। देखना बच्चा, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, और 1 मोल CH4, 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल O2 रिक्वायर्ड। विदाउट, ये रिएक्शन से दिख रहा है ना, 1 मोल मीथेन से के लिए 2 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, उससे मिलेगा हमको 1 मोल CO2 और 2 मोल वाटर। ये रिएक्शन हमने पढ़ लिया। तो यहाँ से हमने एक पॉइंट नोट किया, क्योंकि एक ही के बारे में, रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है, दूसरा पूछ रहा, मतलब यहाँ पे लिमिटिंग वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने ये लिख दिया, 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल O2 रिक्वायर्ड है। अब बोला 4 ग्राम के लिए कितना O2 का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखना, 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। यहाँ तक समझ में आया, तो इसका मोल निकाल लेते हैं ना फिर से, कि 4 ग्राम में कितना मोल होगा। तो 4, और मीथेन का अगर हम देखेंगे CH4 का मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पे क्या होगा, 12 × 4 × 1, तो हमारा कितना आएगा, 16 आएगा। ये 16 किया हमने, तो ये कितना आया, 1/4। अब बताओ, 1 मोल के लिए 2 था, तो 1/4 से कितना हो जाएगा, 2 × 1/4 मोल O2 रिक्वायर्ड। बच्चे ध्यान से समझना, ये पॉइंट तो हमने लिख लिया ना कि 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल O2 रिक्वायर्ड है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 ग्राम से, 4 ग्राम से कितना रिक्वायर्ड है O2। तो 4 डिवाइड बाई देयर मोलिकुलर वेट, तो मोल आ गया ना, 1 से 2 बनेगा, तो 1/4 से कितना बनेगा, मतलब कितना बनेगा यहाँ पे कितना बनेगा, 1/2 मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड, आधा मोल O2 रिक्वायर्ड होगा। समझ में आया कि नहीं, 1 से 2 बनेगा, 1 से 2 बनेगा, तो 1/4 से कितना बनेगा, 1/2 बनेगा, 1/2 मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड। अब देखो, जब आपको ये पता चल गया, तो चाहे आपसे वेट पूछा जाए, चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा जाए, चाहे वॉल्यूम पूछा जाए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो देखो, नहीं आगे ही सॉल्व करते हैं, प्लस। तो मोल आपका कितना आया, मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितना आया, 1/2 आया। ठीक। तो मोल इक्वल टू हम पुट कर सकते हैं, क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम किसमें, इन लीटर अपॉन 22.4, पुट कर दो हाफ, वॉल्यूम इन लीटर बाई 22.4। तो ये बताओ वॉल्यूम किसमें किसमें आएगा, वॉल्यूम इन लीटर क्या आ जाएगा हमारा, 22.4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11.2 लीटर। 11.2 है कहीं पे, हाँ है, डी। तो ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इसको अगर ट्रिक मेथड से भी अप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, ट्रिक लगा रहे हैं, देखना, ट्रिक। जिसका मोल पता हो, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पता हो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो मीथेन के बारे में दिया है, तो इसका हमको इसका कितना मोल दिया है,
मीथेन का 1/4, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 1 इंटू मोल ऑफ O2 हमको नहीं पता है, x यही रिक्वायर्ड है, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, हाफ मोल, और इसको हम पुट कर देंगे वॉल्यूम किसके, लीटर के बराबर अपॉन 22.4। तो यहाँ पे वॉल्यूम लीटर किस में आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर कितना आ जाएगा 11.2 लीटर। तो ये हमारा इतने में भी आंसर आ गया। ठीक है, 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 18 ग्राम ऑफ CO कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बी ऑप्शन है आपका 1 मोल ऑफ CO react completely with half mole of O2 to form CO2, N2 and CO have same molecular mass, all of these। solution, देखो 28 ग्राम CO कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 16 ग्राम, सही बात है ना। इसका मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो CO में क्या होगा 12 ग्राम, क्या होगा हमारा कार्बन होगा, 16 हमारा क्या होगा ऑक्सीजन होगा, और ऐड करेंगे तो CO का वेट आएगा 28 ग्राम, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। सेकेंड, 1 मोल ऑफ CO रेट कंप्लीटली विथ हाफ मोल ऑफ O2 टू फॉर्म CO2, सेकेंड वाला ऑप्शन देखते हैं, ये तो हमारा सही है। बी वाला ऑप्शन देखते हैं, CO प्लस O2 ये CO2, इधर कार्बन कितना है एक, इधर एक, इधर ऑक्सीजन कितना है एक, दो एक तीन, इधर दो है, तो इधर 1/2 कर दें तो हाँ सही है। तो ये भी है ना, 1 मोल ऑफ CO2, CO रिएक्ट कंप्लीटेड विथ हाफ मोल, सही बात है, ये हाफ मोल है, 1 मोल CO हाफ मोल O2 से रिएक्ट करके 1 मोल CO2 बनाएगा, सही है। बी वाला भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। N2 एंड CO हैव सेम मॉलिक्यूलर मास, सही बात है। N2 का कितना होगा 28, और CO का कितना होगा 28, तो इन दोनों का क्या है सेम मॉलिक्यूलर वेट, ये भी बात सही है, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। किसी को नहीं समझ में आया तो ये तो समझ में आना चाहिए भाई साहब। लिमिटिंग रिएजेंट इन द केमिकल रिएक्शन दैट रिएक्टेंट, अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बताओ। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट हो जाए जो रिएक्शन में पूरी तरह कंज्यूम हो जाए। तो क्या लिखा है, लेफ्ट सम अमाउंट ऑफ, नहीं, लेफ्ट तो बचना तो चाहिए ही नहीं, रिएक्ट कंप्लीटली इन द रिएक्शन, सही बात है। डज नॉट रिएक्ट, गलत बात है, ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, हमारा क्या हो जाएगा बी। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, जो रिएक्शन में पूरी तरह कंज्यूम हो जाए। एक्सेस क्या हो जाएगा, बच जाएगा, तो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, तो हमारा आंसर क्या है बी। 16 ग्राम of MnO2 on reaction with HCl to form 2.24 liter of Cl2 at NTP, the percentage impurity of MnO2। ये भी आपका बेस्ट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रिएक्शन लिखते हैं, MnO2 प्लस 4HCl give MnCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर। अब देखना आप बच्चे, यहाँ पे ध्यान देना, क्या आपको यहाँ पे दो रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल मोल मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे आपको पता है परसेंटेज इम्प्योरिटी, परसेंटेज इम्प्योरिटी बताना है, परसेंटेज प्योरिटी निकाल लेते हैं, परसेंटेज प्योरिटी निकाल देंगे, 100 से माइनस कर देंगे, इम्प्योरिटी अपने आप आ जाएगा। तो MnO2 4HCl, और आपको इन्फॉर्मेशन किसके किसके बारे में दिया, फॉर्म 2.4, ये देखो ये दिया है लीटर, हाँ इसके बारे में कितना दिया है 2.24 लीटर, ये बनेगा एट एनटीपी, कितना पर रिक्वायर्ड। अब देखते हैं इसको, हम इस ये पूछ रहा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो हम इस रिएक्शन को देखना ऐसे पढ़ सकते ना कि 1 मोल MnO2 रिक्वायर्ड 4 मोल HCl टू गिव 1 मोल MnCl2, 1 मोल Cl2 गैस एंड 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, MnO2 के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिया है, तो हम ये बोल सकते हैं 1 मोल MnO2, 1 मोल MnO2 से क्या मिलेगा आपको 1 मोल
Cl2 गैस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, फॉर 1 मोल Cl2 के लिए क्या चाहिए आपको, 1 मोल MnO2। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 2.24 लीटर से, तो इसका मोल निकाल लेते हैं। मोल इक्वल टू थर्ड वाला फार्मूला अप्लाई करके 2.24 डिवाइड बाई 22.4, ये कितना आ जाएगा 1/10। इससे क्या मिलेगा आपको 1/10 मोल क्या मिलेगा आपको MnO2। ठीक है, अब मोल अगर आपको पता चल गया तो वेट निकाल सकते हैं कि नहीं। 1/10 इक्वल टू वेट कितना हो जाएगा, x नहीं पता है, MnO2 का वेट कितना हो जाएगा बताओ। MnO2 Mn का कितना होता है, एक काम करते हैं यहाँ पे अच्छे से बता देते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MnO2, यहाँ पे Mn का कितना हो जाएगा 55 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, तो कितना हो जाएगा 87। ठीक है, ये कितना है हमारा 87 आया। तो यहाँ पे MnO2 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 87। तो x हमारा कितना आ जाएगा 8.7, 87 डिवाइड बाई 10, तो मतलब कितना आएगा ये 8.7 ग्राम। ठीक है, 8.7 ग्राम रिएक्ट कर रहा है। तो हम क्या लिख दिए, रिएक्टेड वेट कितना है हमारा 8.7 ग्राम प्रीवियस। इनिशियल वेट कितना था 10 ग्राम। हम लिख, इनिशियल वेट कितना था हमारा, इनिशियल वेट कितना था 10 ग्राम। अब देखना परसेंटेज, अगर हम निकालते हैं परसेंटेज प्योरिटी, तो रिएक्टेड वेट को ऊपर कितना हो जाएगा 8.7, इनिशियल 10 ग्राम इंटू 100, 10 जाएगा तो ये कितना आएगा 87% क्या हो जाएगा हमारा प्योरिटी। तो परसेंटेज इम्प्योरिटी क्या होगा, इम्प्योरिटी क्या होगा हमारा 100 माइनस 87 इक्वल टू क्या आएगा 13%। प्रीवियस हमारा आंसर क्या आएगा 13%। अगर परसेंटेज प्योरिटी पूछता तब 87 होता। ध्यान देना दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। आज का लेक्चर, हाँ सुनो, बहुत अच्छे से पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट करिएगा। बहुत एनर्जी लगता है, बहुत मेहनत करते हैं, और आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कंटेंट पे भी ध्यान दीजिए। आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत अच्छे से करवाया गया है। आप ठीक अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए। ठीक, धन्यवाद।